आज के इस वीडियो में मैं बही खाता एवं लेखा शास्त्र के मॉडल सेट 2022 को लेकर के आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को देखें और याद करें, जिससे आपका प्रश्न पत्र जो है आसान हो जाए। माध्यमिक शिक्षा की जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिए गए हैं, तो अभी तक आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने का प्रयास करें। इसके पहले मैंने झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी किए गए व्यवसायिक अध्ययन या फिर उसे कह लें कि व्यवसाय के तत्व और बही खाता तथा लेखा शास्त्र के दोनों मॉडल सेट जारी कर दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन दोनों वीडियो के लिंक को डाल दिया हूँ, आप वहाँ आसानी से जा सकते हैं। तो जो दोनों वीडियो है उस वो जो दोनों मॉडल सेट हैं उनको मैंने 4 पार्ट में बनाया है, यानी सब्जेक्टिव के अलग हैं और ऑब्जेक्टिव के अलग अलग हैं। तो उन दोनों को आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए फटाफट प्रश्नों को देखते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, तलपट में दिया गया उपार्जित ब्याज निम्न में दिखाया जाता है। यानी जो तलपट में दिया हुआ ब्याज है वो कहाँ दिखाया जाए। एक्रूड इंटरेस्ट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। तो जो तलपट में जो ट्रायल बैलेंस होता है उसे हम एक जगह दिखाएंगे और ये कहाँ जाएगा, चिट्ठा में जाएगा, यानी बैलेंस शीट में। उपार्जित ब्याज अगर ये समायोजनाओं में होता तो फिर इसका 2 जगह हम लेखा करते। एक व्यापार खाते में संबंधित मद में जोड़ देते, जो भी हमारा आय होती उसमें उपार्जित ब्याज को जोड़ देते और चिट्ठा में संपत्ति में दिखाते। तो यहाँ ये हो गया, पहले का सी हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, लाभ हानि खाते में डेबिट की अधिकता को कहा जाता है। एक्सेस ऑफ डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड। तो जो लाभ हानि खाते में डेबिट की अधिकता होती है वो शुद्ध हानि कहलाती है। जो क्रेडिट साइड का अगर शेष अधिक होता है तो शुद्ध लाभ कहलाता है, और वहीं डेबिट साइड का अगर योग अधिक है तो वो शुद्ध हानि कहलाएगा, नेट लॉस। तीसरा प्रश्न देखिए, बही खाता के बाद व्यापारी कौन सा लेखा विवरण तैयार करता है। विच अकाउंट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय अंडर ट्रेडर आफ्टर लेजर। तो लेजर के बाद जो खाता तैयार किया जाता है, लेखा विवरण तैयार किया जाता है, वो है तलपट या ट्रायल बैलेंस। ठीक है। तो जो जो सबसे पहले प्रविष्टि होती है वो हम लोग जर्नल में करते हैं। अगर जर्नल डिवाइडेड है तो उसको हम क्रय बही या विक्रय बही में कर सकते हैं। उसके बाद हम लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद यहाँ पूछ रहा है तो लेजर बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं, तलपट। ठीक है। तो तीसरे का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है। हु प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है बैंक के ग्राहक के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी व्यापारी होता है बैंक का ग्राहक। तो चौथे का जो है ए सही है। ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण का। यदि आप बैंक समाधान विवरण बनाने में असमर्थ हैं या आपको कठिन लगता है तो मेरे चैनल के द्वारा उसका वीडियो बनाया गया है, बैंक समाधान विवरण पूरे चैप्टर का। आप उसको देख करके आसानी से सीख सकते हैं। आइए 5वें प्रश्न को देखते हैं। बैंक समाधान विवरण क्या है। व्हाट इज ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक समाधान विवरण जो है एक प्रकार का मिलान विवरण पत्र है, स्टेटमेंट ऑफ रिकॉन्साइल। यानी ये रोकड़ बही के शेष और बैंक खाते के पासबुक के शेष का केवल और केवल मिलान मात्र है। दोनों में यदि रोकड़ बही और पासबुक के शेष जो है मैच नहीं होते हैं तो उन मैच न होने के अंतर के कारणों का पता लगाने के लिए एक विवरण तैयार किया जाता है, जिसे हम बैंक समाधान विवरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पासबुक में गलती से डेबिट की गई राशि को कैशबुक के शेष में किया जाएगा। ठीक है। तो इस क्या किया जाएगा, शेष बुक में घटाया जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। ये कह रहा है कि पासबुक में गलती से डेबिट की गई राशि को कैशबुक के शेष से क्या किया जाएगा। तो पासबुक यदि हमारा कम हो गया यानी घट गया तो हम कैशबुक को भी क्या करेंगे, घटाएंगे, दोनों को बराबर करने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, व्यापार खाता किस प्रकार का खाता है। विच टाइप ऑफ अकाउंट इज ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप जानते ही होंगे जो व्यापार खाता है वो नाम मात्र का खाता है, नॉमिनल अकाउंट। नाम मात्र का खाता आप जानते हैं, जो आय व्यय से संबंधित खाते होते हैं उन्हें हम नाम मात्र के खाते कहते हैं। खरीदे हुए माल को लाने के लिए नगर पालिका या नगर निगम जो शुल्क लगाती है उसे क्या कहते हैं।
तो खरीदे हुए माल को लाने के लिए जो नगर पालिका शुल्क लगाती है उसे चुंगी या ऑक्ट्रॉय कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ जो 3 ऑप्शन दिया है सीमा शुल्क, ये जब हम दूसरे देश से अपने देश में माल लाते हैं तो जो सीमा होती है उस पर जो शुल्क लगता है उसको हम कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क कहते हैं। उत्पाद शुल्क या एक्साइज ड्यूटी जो होता है, उत्पादक जब किसी माल का उत्पादन करते हैं तो वहीं पे उनको एक शुल्क देना पड़ता है, उसे उत्पाद शुल्क कहते हैं। डी वाला ऑप्शन है गोदी कर या डॉक चार्जेज, ये बंदरगाह पे जब माल आता है तो वहाँ पे जो टैक्स लगता है बंदरगाह पे उसे हम गोदी कर या डॉक कर कहते हैं। अब यहाँ लास्ट है बचता है चुंगी, ये चुंगी है ऐसा है जो नगर पालिका द्वारा चार्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि विक्रय 5500 रुपये तथा सकल लाभ 1200 रुपये हो तो बेचे गए माल की लागत क्या होगी। तो हमको बेचे गए माल की लागत निकालनी है और यहाँ कुल विक्रय और सकल लाभ दिया हुआ है। तो जब हम बेचे गए माल की लागत निकालेंगे यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, हमको यही निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, विक्रय कर लेंगे यानी सेल्स माइनस हमारा सकल लाभ हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये हमारा हो जाएगा सेल्स कितना है 5500 रुपये माइनस 1200 रुपये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इसको घटाने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4300। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है सी 4300 ये सही है। 10वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी मद व्यापार खाते की विच ऑफ दिस आइटम इज एसोसिएटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट्स। तो व्यापार खाते में क्या मद जाएगा, वो है मजदूरी या वेजेस। इसमें और भी जो मद हैं ये वेतन यानी सैलरी, वेतन एवं मजदूरी, ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्यापार खाते में, तो व्यापार खाते में जो मजदूरी है वही दिखाई जाएगी। व्यापार खाते में हम जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस उन्हीं को ही दिखाते हैं, तो मजदूरी जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 11 है तलपट में दिया गया अंतिम रहतिया निम्न में दिखाया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज सोन इन। तो जो तलपट में दिया हुआ अंतिम रहतिया होता है उसे हम केवल और केवल आर्थिक चिट्ठे में ही दिखाते हैं। ठीक है, क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इसका जो है जब तलपट में हम अंतिम रहतिया को दिखाते हैं तो इसका मतलब इसका समायोजन जो है स्टॉक में कर लिया गया और इसे फिर व्यापार खाते में नहीं दिखाया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कहीं कहीं देता है कि जो एक अंतिम रहतिया है वो समायोजनाओं में दिया हुआ है तो इसका लेखा कहाँ कहाँ होगा। यदि समायोजन यानी एडजस्टमेंट में होगा अंतिम रहतिया तो उसका 2 जगह पे लेखा किया जाएगा, पहला ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा होगा बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। तो इस आप ध्यान रखेंगे केवल और केवल यदि तलपट में है तो केवल चिट्ठा में जाएगा, यदि एडजस्टमेंट में है तो चिट्ठा और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है लेखांकन अवधि का शुद्ध लाभ किस खाते से दिखाया जाता है या किस खाते में दिखाया जाता है। नेट प्रॉफिट इज अकाउंटिंग पीरियड इज सोन इन विच अकाउंट। तो लेखांकन अवधि का जो शुद्ध लाभ है वो हमको कहाँ से दिखता है, वो लाभ हानि खाता से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पता चलता है कि हमारा जो लाभ है यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है। क्वेश्चन नंबर 13 है तलपट में दिया गया ह्रास निम्न में दिखाया जाता है। डिप्रेशन गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज सोन एज। तो जो तलपट में दिया होता है ह्रास उसे हम केवल और केवल लाभ हानि खाता में दिखाते हैं। ठीक है, जो तलपट में ह्रास दिया होगा उसे हम केवल लाभ हानि खाता में दिखाएंगे। अगर यही प्रश्न अगर पूछ दे आपसे कि समायोजनाओं में अगर दिया हुआ है ह्रास तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे, तो जब समायोजनाओं में ह्रास दिया होगा तो उसका लेखा 2 जगह होगा। पहला जो हमारा लाभ हानि खाता है हम उसमें ह्रास की राशि को दिखाएंगे और फिर एसेट साइड में जो हमारी संपत्ति होगी उस पे से हम ह्रास की राशि को माइनस करके संपत्तियों को दिखाएंगे। तो ये इसका अगर तलपट के बाहर है तो 2 जगह और तलपट के अंदर है तो केवल लाभ हानि खाते में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए फटाक से। 14 कह रहा है निम्न में कौन सा दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो आप जानते हैं व्यापार खाता दोहरा लेखा प्रणाली का भाग है, रोकड़ खाता दोहरा लेखा प्रणाली का भाग है और लाभ हानि खाता भी दोहरा लेखा प्रणाली का भाग है। जो पासबुक है ये बैंक से रिलेटेड है और हमारे दोहरा लेखा प्रणाली से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज का रोकड़ बही के शेष पर क्या प्रभाव होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन द बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो बैंक जो है एक चार्ज लगा रहा है, यानी उसको खाते पर माइनस कर रहा है, तो क्या होगा, हमारा बैलेंस जो है वो बढ़ेगा। अब ये कैसे बढ़ेगा इसको फिर से समझते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें। बैंक द्वारा लगाए गए चार्ज का लगाए गए ब्याज का रोकड़ बही के शेष पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी बैंक है उसने हमारे खाते में कुछ राशि जो है चार्ज कर ली, यानी हमारा जो बैलेंस था, मान लीजिए पहले हमारा बैलेंस अगर 1000 था, उसमें से उसने 50 रुपये चार्ज कर लिया, तो यानी अब हमारा जो बैलेंस बचा वो 950 रुपये। ठीक है, 950 रुपये बचा। तो अब हम क्या करेंगे, बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज का रोकड़ बही का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 950 रुपये हो गया। अब इस 950 रुपये को क्या करेंगे, हम खाता बही रोकड़ बही से मैच कराएंगे। रोकड़ बही से मैच कराने के लिए हम क्या करेंगे, निम्न में से कौन सा दोहरा लिखा क्या करेंगे, इसको हम जानते ही होंगे। तो अब देख लीजिए यहाँ पे 950 रुपये हमारा पासबुक का बैलेंस है और हमारा रोकड़ बही क्या दिखाएगा, वो 1000 ही दिखाएगा। तो इस आधार पर हमारा जो रोकड़ बही का बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यानी कैश बुक जो हमारा 1000 दिखाएगा और जो हमारा ये पासबुक है वो 950 रुपये दिखा रहा है, तो रोकड़ बही का बैलेंस हमारा 50 रुपये बढ़ेगा। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यदि आहरण जमा धन से अधिक होता है तो क्या कहलाता है। व्हाट इज इट कॉल्ड इफ ड्राइंग इज मोर देन डिपॉजिट। तो ये हमारा अधिविकर्ष कहलाता है ओवरड्राफ्ट। यानी ये अधिविकर्ष की सुविधा बैंक चालू खातों पर देती है। यानी इसमें क्या होता है, यदि आपके खाते में 5000 रुपये है और आपको 15000 रुपये की आवश्यकता पड़ गई, तो आप 15000 रुपये इस खाते से निकाल सकते हैं। तो जो 10000 राशि होगी वो अधिविकर्ष कहलाएगी, ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। बैंक द्वारा काटे गए कमीशन को रोकड़ बही के शेष में जाता है। कमीशन चार्ज बाय बैंक इज इन इज बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो बैंक द्वारा जो है काटा गया कमीशन रोकड़ बही के शेष में क्या प्रभाव डालेगा, आप देख सकते हैं 17 जो है ये रोकड़ बही के शेष को जो है घटा देगा। ठीक है, क्यों घटा देगा इसको समझ लीजिए। बैंक द्वारा काटे गए कमीशन को रोकड़ बही के शेष में घटाया जाएगा। क्योंकि जब बैंक कमीशन काटेगा तो क्या होगा, बैंक कमीशन काटेगा तो हमारा जो हमारा जो पासबुक है उस पर बैलेंस जो है कम हो जाएगा और रोकड़ बही के शेष में फिर हम उसको घटाएंगे, तब जा कर के हमारा दोनों मैच करेगा, अन्यथा मिसमैच हो जाएगा। तो ये घटाया जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। यदि रोकड़ बही का अधिविकर्ष शेष दिया हो तो वसूली के लिए भेजे गए विपत्र जो अनादृत हो गए उन्हें क्या किया जाता है। ये भी बैंक समाधान विवरण से संबंधित क्वेश्चन है। तो बैंक समाधान से संबंधित मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे तो इन प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो जोड़ा जाएगा, एडेड, यानी रोकड़ बही की अधिविकर्ष शेष, यानी हम कह ले इसको तो कैश बुक का जो है ये क्रेडिट बैलेंस है। कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन यदा कदा क्रेडिट बैलेंस भी उसमें जब बैंक और कैश दोनों वाले कॉलम होते हैं उस स्थिति में रोकड़ बही का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, लेकिन ये जनरली क्रेडिट बैलेंस होता नहीं है। एक प्रकार से काल्पनिक प्रश्न कह सकते हैं इसको कि यदि रोकड़ बही का अधिविकर्ष शेष दिया हो तो वसूली के लिए भेजे गए विपत्र जो अनादृत हो गए उन्हें क्या किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक चेक था जिसको कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा गया। ठीक है, जब कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा गया तो हमने कैश बुक को जो है उसमें जोड़ा यानी जो हमारा लोन था, मान लीजिए अगर हमारा ये अधिविकर्ष का मतलब ऋण हो गया। मान लीजिए हमारा ऋण 1000 है और हमने 500 का एक चेक कलेक्शन के लिए भेजा, तो इसमें से हम 500 माइनस कर दिए तो बचा कितना हमारा बैलेंस, 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये बचा। अब क्या रहा है कि वसूली के लिए भेजा गया जो अनादृत हो गया, यानी ये भुगतान नहीं किया, बैंक को भुगतान इसका प्राप्त नहीं हुआ। तो इस स्थिति में हमारा जो बैलेंस है वो कम हो गया और हमारा जो पासबुक का जो बैलेंस है वो हमारा ज़्यादा शो करेगा। तो इसको जोड़ने के लिए फिर हम क्या करेंगे, 18वां का ए हो जाएगा, जोड़ा जाएगा इसको। ठीक है,
अगर अभी भी नहीं समझ पाए इसको तो वीडियो को जरूर देखें, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। बैंक समाधान विवरण नाम से प्लेलिस्ट में दिया होगा। पासबुक में डेबिट शेष का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस इन पासबुक? पासबुक का जो है डेबिट शेष यानी वो अधिविकर्ष को प्रदर्शित करता है। पासबुक का जो होता है वो क्रेडिट शेष होता है, फेवरेबल बैलेंस, और यदि डेबिट शेष है यानी वो अधिविकर्ष है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चिट्ठे को कितने प्रारूपों में बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, चिट्ठे को कितने प्रारूपों में बनाया जाता है? इन हाउ मैनी फॉर्म्स बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड? तो जो चिट्ठा होता है उसको हम 2 फॉर्म में बनाते हैं। वो 2 फॉर्म आप जानते होंगे, जिसका नाम है तरलता के क्रम में और स्थायित्व के क्रम में। तरलता एक होता है और दूसरा होता है स्थायित्व। स्थायित्व मतलब होता है कि हमारी संपत्तियां जो है पहले स्थायी संपत्तियों से चिट्ठे में दर्शाई जाएंगी। जैसे सबसे पहले हम चिट्ठा बनाएंगे तो उसमें हम सबसे पहले दीर्घकालीन स्थायी संपत्तियों को लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे कम स्थायी यानी लास्ट में हम तरल संपत्तियों को लिखेंगे। और तरलता के क्रम में जब हम चिट्ठा बनाएंगे तो सबसे पहले हम कैश इन हैंड को लिखते हैं, यानी जो हमारा सबसे तरल संपत्ति है वो कैश ही है, तो कैश को पहले लिखेंगे और धीरे 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 हम स्थायित्व की ओर बढ़ेंगे और लास्ट में जो है सबसे स्थायी संपत्ति को लिखते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 निम्न में कौन सी अमूर्त संपत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंगिबल एसेट्स? तो आप जानते ही होंगे ये ख्याति जो गुडविल है ये अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त यानी ऐसी संपत्ति जो हमको दिखाई न दे। तो भूमि, भवन और फर्नीचर तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ख्याति को ही हम देख नहीं सकते, लेकिन ये व्यापार में विद्यमान होती है। ख्याति जो होती है व्यवसाय के लिए बहुत लाभदायक होती है। क्वेश्चन नंबर 22, लेनदार किस प्रकार का मद है? क्रेडिटर्स इज विच टाइप ऑफ आइटम? तो जो लेनदार होता है वो हमारा क्या होता है? चालू दायित्व होता है, करेंट लाइबिलिटीज होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, प्रत्यक्ष व्यय को कहाँ दिखाया जाता है? वेयर इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस शोन? तो जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं हम उनको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, व्यापार खाते में, डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनको हम व्यापार खाते में दिखाते हैं, और जो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं फिर उनको हम लाभ हानि खाते में दिखाते हैं। तो 23 का ए ऑप्शन सही है। 24 देख लीजिए, 24वां प्रश्न है, अर्धनिर्मित माल किस मद का भाग होता है? सेमी फिनिश्ड गुड इज ए पार्ट ऑफ विच आइटम? तो जो अर्धनिर्मित माल होता है वो भी हमारे स्टॉक का ही एक भाग होता है। जो स्टॉक होता है अर्धनिर्मित माल किस मद का भाग होता है? तो स्टॉक जो होता है उसी का। चूंकि स्टॉक जो होता है उसमें 3 तरह के मद होते हैं। पहला तो होता है कच्चा माल। क्या होता है? कच्चा माल। फिर होता है उसमें अर्धनिर्मित माल। ठीक है, अर्धनिर्मित माल प्लस उसमें निर्मित माल। तो ये 3 जो प्रकार होते हैं ये तीनों जो हैं स्टॉक से रिलेटेड हैं। तो यहाँ जो है हमारा क्वेश्चन है 24, अर्धनिर्मित माल किस मद से का भाग होता है? तो इसका आंसर है स्टॉक। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अंतिम खाते के अंतर्गत कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं? विच अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन फाइनल अकाउंट्स? ये आप जानते ही होंगे, जो अंतिम खाता है उसमें हम व्यापार खाता भी बनाते हैं, चिट्ठा भी बनाते हैं, लाभ हानि भी बनाते हैं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, इन सभी को बनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। 26 क्वेश्चन, एक तिथि विशेष पर सभी संपत्ति और दायित्व का सारांश होता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन ए पार्टिकुलर डेट इज? तो एक निश्चित तिथि पर संपत्तियों और दायित्वों का जो सारांश होता है वो है बैलेंस शीट। ठीक है, चूंकि तलपट, कुछ लोग कंफ्यूजन कर रहे होंगे कि तलपट क्यों नहीं हो सकता। देखिए तलपट में जो है संपत्तियों और दायित्वों के अलावा जो हमारे व्यक्तिगत खाते होते हैं उनको भी दिखाते हैं, और जो नाम मात्र के खाते होते हैं उनको भी दिखाते हैं। तो ये जो है नहीं होगा, जो हमारा क्या होगा वो चिट्ठा होगा। क्वेश्चन नंबर 27, यदि लागत पर 25% है तो विक्रय मूल्य पर लाभ होगा। तो यदि हमारा लागत पर 25% है तो विक्रय मूल्य पर ये हमारा 20% होगा। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं यहाँ शॉर्ट में बता दिया हूँ कि लागत पर कह रहा है कि लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य पर जो है ये केवल और केवल 20% ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 कि
28वां प्रश्न है, पिछले वर्ष अंतिम रहतिया का मूल्यांकन 50,000 रुपये से अधिक किया गया, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पिछले वर्ष जो है अंतिम रहतिया का मूल्यांकन 50,000 रुपये ज़्यादा कर दिया गया, तो इसका इस वर्ष क्या प्रभाव पड़ेगा। लाभ जो है समान रहेगा, प्रॉफिट विल बी सेम। चूँकि यहाँ देखिए पिछले वर्ष जो है अंतिम रहतिया का मूल्यांकन 50,000 किया गया, तो पिछले वर्ष जो है लाभ अधिक दिखेगा। ठीक है, इस वर्ष लाभ अधिक दिखने की कोई संभावना है ही नहीं है, क्योंकि ये पिछले वर्ष अधिक दिखा और उसका कैलकुलेशन हो गया। तो यहाँ जो लाभ है वो समान बना रहेगा, क्योंकि उसका त्रुटियों का पता चलेगा और उसका पिछले वर्ष के ही हिसाबी खाते से समायोजन कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं, विच वन ऑफ दिस इज नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो कानूनी व्यय है, लीगल एक्सपेंसेस, इसको हम पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं मानते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप का होता है। लीगल एक्सपेंस इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। बाकी जो मरम्मत, भूमि का क्रय, मशीन का क्रय है, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि पासबुक का अधिविकृत शेष दिया हो तो चेक जमा किया गया लेकिन भुगतान बैंकों को प्राप्त नहीं हुआ तो क्या किया जाता है। ये भी बैंक समाधान विवरण से संबंधित है। बैंक समाधान विवरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इसमें आए हुए हैं, आप इसको ध्यान से देखें, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि यदि पासबुक का अधिविकृत शेष दिया हो, पासबुक का अधिविकृत शेष यानी पासबुक का जो है वो डेबिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। पासबुक का अधिविकृत शेष यानी डेबिट बैलेंस, तो हमारा कैशबुक का फिर क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो कह रहा है कि चेक जमा किया गया हो लेकिन भुगतान बैंक को प्राप्त नहीं हुआ, तो हमने एक चेक जमा कराया तो हमारा अधिविकृत कम हो जाएगा, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया, तो हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा कैशबुक है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ठीक है, 30 का ये बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पासबुक एक प्रतिलिपि है, पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, तो बैंक की बहियों में ग्राहक के खाते की, ठीक है, बैंक के बहियों में ग्राहक के खाते की ये कॉपी है। 31 का ए है सही। 32 देख लीजिए क्वेश्चन, यदि बेचे गए माल की लागत 72,000 रुपये तथा सकल लाभ 3,600 रुपये हो तो विक्रय क्या होगी। यानी बेचे गए माल की लागत दी है 72,000 तथा सकल लाभ 3,600 रुपये है, अब विक्रय पूछ रहा है, तो हमारा जो सेल्स होगा, सेल्स कितना हो जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा प्लस, और हमारा हो जाएगा सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों को जोड़ेंगे तो विक्रय पता चल जाएगा। तो यहाँ हमारा है 72,000 प्लस 3,600, तो 72,000 प्लस 3,600 कितना हो जाएगा 75,600 रुपये। अब ऑप्शन देख लीजिए 75,600 रुपये कौन सा है, यानी ऑप्शन ए जो है ये सही है, 75,600 रुपये। आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें विक्रय निकालना है तो बेचे गए माल की लागत और सकल लाभ दोनों जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 33, तलपट में दिया गया सामान्य संचय निम्न में दिखाया जाता है। तलपट में दिया गया सामान्य संचय निम्न में दिखाया जाता है। जनरल लेजर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इन सोन इन, तो जो तलपट में सामान्य संचय दिया होता है उसको हम चिट्ठा में दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। व्यापार लाभ हानि खाता से इसका कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, तलपट से बाहर दिया गया अंतिम रहतिया निम्न में दिखाया जाता है। तो इसको मैंने पहले ही समझा दिया था कि यदि तलपट के बाहर अंतिम रहतिया है तो इसका लेखांकन 2 जगह होगा, और ये लेखांकन कहाँ होगा, व्यापार खाते के क्रेडिट साइड में और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो ये दोनों दिखाएगा, तो यहाँ ऑप्शन डी जो है हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा, 34 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वित्तीय व्यय नहीं है, विच वन इज नॉट फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो निम्न में से देखिए, ऋण पर ब्याज ये हमारा वित्तीय व्यय है, पूंजी पर ब्याज वित्तीय व्यय है, और ये दत्त छूट ये हमारा वित्तीय व्यय है, और ये जो चैरिटी है हम दान देते हैं तो माल का दान देते हैं तो ये हमारा वित्तीय व्यय के अंतर्गत नहीं आएगा, ये हमारा माल का व्यय कहलाता है। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, प्राप्त बट्टे का लेखा किस खाते में होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज इंक्लूड इन विच अकाउंट। तो प्राप्त बट्टे का लेखा किस खाते में होगा, आपको पता ही होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में होगा।
प्राप्त बट्टा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 36 का जो है ऑप्शन ए जो है वो सही है। 37वां प्रश्न देखिए, अंतिम खाते कब बनाए जाते हैं। आसान प्रश्न है। व्हेन इज फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड। तो जो अंतिम खाता होता है वर्ष के अंत में एट द एंड ऑफ बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। प्रारंभिक रहतिया 75,000 रुपये, विक्रय 22,000, 2,25,000, भाड़ा 15,000, सकल लाभ 90,000, क्रय जो है 1,36,500। तो अंतिम स्टॉक की गणना करें। अंतिम रहतिया पूछ रहा है, तो अंतिम रहतिया निकालने के लिए हमको निम्न फार्मूला को अपनाना होगा। वो फार्मूला क्या होगा हमारा, आप जानते हैं, बेचे गए माल की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर क्या होता है, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, आप इसको समझ रहे होंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फिर सॉरी प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक इतनी चीज़ हम करेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमको चाहिए और क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा, हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए हमको क्या करना, बेचे गए माल की लागत निकालना होगा। तो हम कुल विक्रय में से सकल लाभ को घटा देंगे। जो हमारा कुल विक्रय है वो कितना है, इसमें दिया हुआ है कुल विक्रय हमारा 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 रुपये है। 2,25,000 हमारा कुल विक्रय है और इसमें से हम क्या कर देंगे, सकल लाभ जो हमारा 90,000 रुपये है, हम इसको घटा देंगे। तो 2,25,000 में से 90,000 हम घटा देंगे तो हमारा जो आएगा बेचे गए माल की लागत वो 1,35,000 रुपये। अब 1,35,000 हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अब इसको हम इसी फार्मूला पे बिठा देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे 1,35,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक हमारा देख लीजिए कितना है, ओपनिंग स्टॉक 75,000 रुपये, यहाँ लिख देंगे। और फिर कह रहा है कि परचेज हमारा कितना है, क्रय है 1,36,500, हम इसके स्थान पर लिख देंगे। फिर कह रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेज यानी भाड़ा जो है वो 15,000, हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, तो आप इसको क्वेश्चन मार्क बना के रखें। इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस भाड़ा तीनों को जोड़ करके बेचे गए माल की लागत को उसमें से घटा देंगे। तो जो अमाउंट आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो जो अंतिम रहतिया का अमाउंट आएगा सॉल्व करने के बाद वो आंसर आएगा 91,500 रुपये। यानी सारा कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो 91,500 रुपये। सेम इसी क्वेश्चन पर 39 वाला प्रश्न है जिसको अभी हम लोग हल किए थे कि प्रारंभिक रहतिया 75,000, विक्रय 2,25,000, भाड़ा 15,000, सकल लाभ 90,000, क्रय 1,36,500। तो बेचे गए माल की लागत यहाँ गणना करनी है। जो सबसे पहला हमारा स्टेप था वही था, बेचे गए माल की लागत निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को हम घटा देंगे। तो सेल्स हमारा यहाँ पे कितना था, 2,25,000 माइनस हमारा सकल लाभ है 90,000। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग किए थे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1,35,000। ठीक है, तो 1,35,000 ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो सही है। 1,35,000 बेचे गए माल की लागत बराबर 1,35,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लास्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रोज़ 6:30 बजे शाम को मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चालू किया गया है, तो आप रोज़ 6:30 बजे चैनल के साथ जुड़ जाएं और क्लासों का आनंद लें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रोकड़ बही का शेष 790 रुपये है। बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज 10 रुपये, चेक जारी किया गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ 255। पासबुक का शेष क्या होगा। ये भी जो है बैंक समाधान विवरण से ही संबंधित प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, पासबुक का शेष निकालना है हमको। तो हम क्या बनाएंगे, बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। रोकड़ बही का शेष हमारा कितना है, इसको बनाते हैं 790 रुपये हमारा रोकड़ बही का शेष है। फिर कह रहा है बैंक द्वारा ब्याज दिया गया, तो जब बैंक ब्याज लगाएगा 10 रुपये तो कैश पासबुक हमारा बढ़ गया तो हम इसको जोड़ देंगे।
तो 10 रुपये हम इसमें जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि चेक जारी किया गया किंतु भुगतान नहीं हुआ, तो हमने 255 रुपये अपने कैशबुक में से माइनस कर दिए थे, जबकि कैश जो हमारा बैंक है उसने उसमें से माइनस नहीं किया इसमें से पासबुक से। तो क्या होगा, हमारा 255 रुपये से पासबुक बढ़ रहा है, तो हम कैशबुक को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 255 रुपये इसमें प्लस कर देंगे। अब तीनों को हम जोड़ लेंगे, तो तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारी राशि आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1055। अब हमारा ये जो बैलेंस होगा ये हमारा पासबुक का शेष कहलाएगा, ये हमारा होगा 1055 रुपीज़। तो 40 का ए जो है वो ऑप्शन सही है।